हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए की संरचना और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। क्या होता है साथियों डीएनए? गाइज, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, एक न्यूक्लिक अम्ल है। ऐसा एसिड साथियों जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऐसा अम्ल साथियों जो केंद्रक में पाया जाता है, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। अब गाइज, ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? दो प्रकार का। एक होता है भैया डीएनए और एक होता है आरएनए। आज की इस वीडियो में हम डीएनए की संरचना और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज समझते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। गाइज, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भैया डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर गाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड साथियों आरएनए का पूरा नाम होता है। अब बात आती है साथियों कि डीएनए किसका बना होता है। तो गाइज एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए और आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है। एनसीईआरटी का में क्या आंकड़ा है साथियों? एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इस डीएनए के निर्माण के बारे में कि डीएनए और आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है। यानी कि साथियों डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? तो भैया इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। अब बात आती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है क्या। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है साथियों ये तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। नंबर एक पर शुगर, नंबर दो पर साथियों फास्फोरिक एसिड या फास्फेट समूह आप कह सकते हो, और नंबर तीन पर आता है साथियों नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार। ऐसे क्षार साथियों जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजीनियस बेस। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है साथियों कि भैया ये जो शुगर होती है वो डीएनए में कौन सी शुगर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो गाइस राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है भैया? राइबोज शर्करा। गाइस याद रखना, जो राइबोज शर्करा होती है ये एक पेंटोज शर्करा है। यहाँ पर पेंटोज शर्करा का मतलब क्या है? कहने का मतलब राइबोज शर्करा में 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन वाली शर्करा है राइबोज शर्करा, इसलिए साथियों से पेंटोज शर्करा कहा गया है या पेंटोज शुगर कहा गया है। इतनी बात क्लियर? ओके। फास्फेट समूह होते हैं साथियों डीएनए की संरचना में, आप सभी को पता है। नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में बात करते हैं साथियों, नाइट्रोजन युक्त क्षार के बारे में बात करते हैं। तो ये ऐसे क्षार होते हैं साथियों जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साथियों प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन। गाइस जो प्यूरिन होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है एडेनिन या एडिनोसिन, ये दोनों एक ही नाम है। एक होता है गुआनिन, और जो पिरिमिडिन होता है साथियों 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिन। अब बात यह आती है कि डीएनए की संरचना में इन पांचों में से कौन कौन से उपस्थित होते हैं, और इनके बारे में आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे कि डीएनए की संरचना में इस एडेनिन के साथ में या एडिनोसिन के साथ में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइस डीएनए और आरएनए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए में मैंने अंतर भी पढ़ा रखा है साथियों लास्ट वीडियो में, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाकर भी चेक कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया आगे चलते हैं। बात आती है साथियों कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है हमारी कोशिकाओं में। तो गाइज याद रखना, डीएनए आपकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका होती है उसमें उपस्थित होता है, और साथियों जो क्लोरोप्लास्ट होता है पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट वहां पर उपस्थित होता है। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? अब तक मैंने आपको क्या बताया वो देखिए। गाइस डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ऐसा एसिड साथियों जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्र नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। बात आती है कि डीएनए किसका बना होता है। गाइस ये तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि डीएनए आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना है, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। बात आती है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है क्या। तो गाइज पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्रकार का
न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, शुगर से, फास्फोरिक एसिड से, इसे फास्फेट समूह भी कहते हैं, और नाइट्रोजीनियस बेस यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर के बने होते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं साथियों, तो किसका निर्माण होता है? डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। बहुत सारे का मतलब होता है कि जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, आपस में संयोजन हो जाते हैं साथियों, तो किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, शुगर, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस। शुगर मैंने आपको बता दी, राइबोज शुगर होती है आपके डीएनए में, ये एक पेंटोज शुगर है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फास्फेट समूह पाए जाते हैं, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं साथियों। नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में मैंने आपको अभी आपको बताया कि 2 प्रकार की होती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होती है 2 प्रकार की होती है, एडेनिन और एक गुआनिन। पिरिमिडिन जो होती है साथियों वो 3 प्रकार की होती है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। बात आती है कि कौन कौन से साथियों नाइट्रोजन युक्त क्षार आपके डीएनए की संरचना में पाए जाते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे जब आपको डीएनए की संरचना पढ़ाएंगे तब। इतनी कहानी समझ में आ गई। इसके अलावा साथियों आपके कोशिका में डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? न्यूक्लियस केंद्रक में उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, साथियों क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डीएनए की संरचना के बारे में। तो गाइस सबसे पहले डीएनए की संरचना के बारे में 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था वाटसन और एक था क्रिक। इन्होंने बताया था साथियों 1953 में, और इन्होंने ही साथियों डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए की संरचना के ऊपर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया भैया? वाटसन व क्रिक ने। कब दिया? 1953 में। गाइज इसके उपलक्ष्य में इन्हें 1962 में साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डीएनए की संरचना में 2 कुंडलियां होती है साथियों, डबल हेलिक्स द्विकुंडलित संरचना होती है। किसकी भैया? डीएनए की। कैसे भैया? ऐसे 2 कुंडली होती है साथियों। रफली डायग्राम है भैया, याद रखना आपको समझाने के लिए। ऐसे भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 कुंडलियों के बीच का व्यास कितना होता है? तो गाइज ये रही 2 कुंडलियां, एक ये और एक ये। इन दोनों के बीच का व्यास होता है गाइज 20 एंगस्ट्रॉन। कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडली समाप्त होती है साथियों, एक कुंडली समाप्त होती है कितने एंगस्ट्रॉन पर? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कुंडली समाप्त होती है कितने एंगस्ट्रॉन पर? तो भैया 34 एंगस्ट्रॉन पर। और एक कुंडली जब समाप्त होती है तो ये जो एक कुंडली होती है साथियों, इस कुंडली में 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े उपस्थित होते हैं। एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े उपस्थित होते हैं। ये 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो गाइज मुझे ये बताओ कि 2 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़ों के बीच का गैप कितना होगा जब ये पूरी कुंडली 34 एंगस्ट्रॉन की है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं साथियों कि एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं। ये नाइट्रोजन युक्त क्षार ही तो है साथियों। देखो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये देखो एडेनिन, ये थाइमिन, साइटोसिन और ये गुआनिन। ये मैंने आपको बताया नाइट्रोजन युक्त क्षार है साथियों, नाइट्रोजीनियस बेस है। तो एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं साथियों, 10 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं, और ये पूरी कुंडली 34 एंगस्ट्रॉन की है। तो मुझे ये बताओ कि 2 कुंडलियों, कहने का मतलब 2 नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़ों के बीच का गैप कितना है? ये वाला गैप कितना है? तो ये गैप होता है साथियों 3.4 एंगस्ट्रॉन का। जब आप 34 में साथियों 10 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.4 आएगा। यहां से आप लगा सकते हो, इतनी गणित तो आपको आती होगी साथियों। 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच का गैप कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा साथियों जो एडिनोसिन और थाइमिन जो होता है साथियों, इनके बीच में कौन सा बंध होता है? तो गाइज याद रखना हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन। यहाँ पर तो डबल है भैया एडिनोसिन और थाइमिन के बीच में, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और एक कुंडली में ऐसे कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े होते हैं? तो भैया 10 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्या एक बार और रिवीजन करवाऊं डीएनए की संरचना के बारे में? देखिए डीएनए की संरचना सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? तो वाटसन व क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने साथियों 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। इसके उपलक्ष्य में इन्हें 1962 में साथियों नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
ऐसे होती है साथियों डीएनए की, डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी कि इसमें दो कुंडली होती है, एक ये वाली कुंडली और एक ये वाली कुंडली। दो कुंडलियों के बीच का व्यास कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और अदर चीजें नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि आपको भैया कोई बोर्ड की एग्जाम तो पास करनी नहीं है, आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करनी है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों डीएनए से और डीएनए की संरचना से साथियों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल से, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक कुंडली कितने एंगस्ट्रॉन पर समाप्त होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉन पर समाप्त होती है। एक कुंडली में कितने नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़े उपस्थित होते हैं? तो 10 होते हैं। दो नाइट्रोजन युक्त क्षार के जोड़ों के बीच का गैप कितना होता है? तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप 10th 12th में पढ़ रहे हो, किसी बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी जानकारी के लिए सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि 10th एग्जाम के लिए नहीं है, 12th एग्जाम के लिए नहीं है, 11th के लिए नहीं है। अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो, क्योंकि जो भी जानकारी दी है मैंने सटीक दी है साथियों, और बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है। आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम का सदस्य बन जाइए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, अच्छे से तैयारी करें और अपने माँ बाप के सपने और अपने सपने पूरे करें। राम राम, जय हिंद, जय भारत।